श्री सरस्वत्यै नमः। सा विद्या य विमुक्तये। महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय दरभंगा का हिंदी विभाग उपस्थित है अपने दैनिक तालिका के साथ। आज मैं 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के बीच भाषा और साहित्य लेकर आया हूँ। इस पत्र में आप दिगंत भाग 2 का अध्ययन पिछले वर्गों से ही कर रहे हैं। आज हम वही विषय यानी संपूर्ण क्रांति, भाषणकार लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का यह ऐतिहासिक भाषण जो निबंध के रूप में इस पाठ्य पुस्तक में संग्रहित है, अपने आप में एक इतिहास है, अपने आप में एक दर्शन है। आज हम इस पाठ में आगे का अध्ययन करेंगे। अभी तक आपने सुना कि जयप्रकाश नारायण जी का संबंध राजनेताओं के साथ साथ सर्वाधिक अगर किसी से देखा गया तो वह हैं साहित्यकार, एक से बढ़कर एक साहित्यकार। बिहार के ही नहीं, अखिल भारतीय स्तर के साहित्यकारों के बीच में उनकी गहरी पैठ बनी रही। इस भाषण में उन्होंने सबकी चर्चा की। चर्चा के क्रम में दिनकर जी की चर्चा सर्वाधिक हुई है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी भी चर्चित हुए हैं। दिनकर जी की चर्चा के क्रम में आपने पिछले पाठ में सुना था कि उनकी चर्चा का कारण उनका कांग्रेसी सांसद होना भी रहा है, लेकिन अन्य रचनाकार तो आगे बढ़े ही नहीं। यह अलग बात है कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने भी चुनाव लड़ने का प्रयास किया, लेकिन वे जीते नहीं। अन्य कई साहित्यकारों ने चुनाव लड़ने का साहस किया, लेकिन वे आगे बढ़े नहीं। जयप्रकाश नारायण जी अपने इस भाषण में उनको अभिनंदित करते हुए आगे बढ़ते हैं। दिनकर जी का नाम ज्यों ही आया कि दिनकर जी ने इस प्रकार से इस आंदोलन का स्वागत किया है कि गांधी मैदान में तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। संभवतः शायद ही कोई नेता ऐसे होंगे जो तालियों की गड़गड़ाहट को पसंद नहीं करते होंगे। तकरीबन सभी चाहते हैं कि वे मंच पर जाएं तो तालियों की गड़गड़ाहट से ही उनका स्वागत हो। उनके हर वाक्य पर जनता ताली बजावे, नारा लगावे, ऐसा ही होता है। जिस किसी भी राजनीतिक सभा मंच पर आप चले जाइए, मैदान में आप बैठ जाइए, वहां आप इस क्रिया को अवश्य देखेंगे। लेकिन यहां जो ताली बजी वह जेपी को पसंद नहीं आई। ताली बजाने के लिए कहते हैं नेता, ताली बजाकर अपने गम को भुलाने के लिए कहते हैं नेता। ताली को ही एक संबल मानते हैं नेता। जनता ताली बजा रही है, जनता ताली बजा रही है और यही नेता की जीत होती है। लेकिन जयप्रकाश नारायण जी अपने इस भाषण में स्पष्ट कहते हैं, ताली नहीं बजाइए, ताली नहीं बजाइए। उनकी बात को हूबहू मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। वह लिखते हैं, वह बोलते हैं, मैं देखता हूं। जो ही दिनकर जी ने कहा कि मैं देखता हूं क्या आपके इस आंदोलन को, कि तालियां बजने लगी, तालियां बजने लगी। दिनकर के अपनत्व के कारण भी तालियां बजने लगी। जेपी के स्वागत में भी तालियां बजने लगी। संपूर्ण क्रांति के
अभिनंदन में भी। लेकिन जयप्रकाश नारायण जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा तालियां हरगिज न बजाइए, तालियां हरगिज न बजाइए, मेरी बात चुपचाप सुनिए, मेरी बात चुपचाप सुनिए। जब मेरे मुंह से आप, आज मेरे मुंह से आप हुंकार नहीं सुनेंगे, आज मेरे मुंह से आप हुंकार नहीं सुनेंगे, लेकिन जो कुछ विचार मैं आपसे कहूंगा वह विचार हुंकार से कम नहीं होंगे। जब भी कहते हैं तालियां नहीं बजाइए, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं। यह संपूर्ण क्रांति का महानायक बोल रहा है। तालियां नहीं बजाइए, मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं, आप मेरी बात सुनिए। हम कह सकते हैं ताली नहीं बजाइए, करे न ज्यादा शोर, ताली नहीं बजाइए, करे न ज्यादा शोर, सुनिए मेरी बात को, सुनिए मेरी बात को, करें उसी पर गौर, करें उसी पर गौर। यह मनोविज्ञान है यहाँ कि जब जनता ताली बजाने लगती है तो उसकी भाव भंगिमा कहीं और भी गुम हो जाती है और वह नेता की बात को सुनती ही नहीं। एक ऐसे आवेश में जनता रहती है कि बस ताली पर ताली पीटती हुई चली जाती है। ऐसा माहौल अधिकतर चुनाव में देखने को मिलता है। जेपी कहते हैं क्रांतिकारों से विचार होंगे, क्रांतिकारियों से विचार होंगे। आज वो विचार करने के लिए आए हैं। ये विचार मामूली लोगों से नहीं किया जाएगा, क्रांतिकारियों से विचार किया जाएगा। जो अपने आप को देश के लिए आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं, उनसे विचार किया जाएगा। अपने कहने के लिए बलिदान की राह को चुनना पड़ेगा। जयप्रकाश नारायण जी यहाँ सीधे बात करते हैं, बतियाते हैं, वे भाषण नहीं दे रहे हैं, क्योंकि भाषण और ताली का तो अभिन्न संबंध होता है। लेकिन जयप्रकाश नारायण जी यहाँ भाषण देने के लिए नहीं आए हैं। वह स्पष्ट कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में जो तासीर थी, जवाहरलाल नेहरू ने जो गुनाह किए वह उस तासीर के साथ नहीं रहा। इस लेख के माध्यम से वह जवाहरलाल जी की भी चर्चा करते हैं और इंदिरा गांधी जो कि वर्तमान में उनके सामने शासनाध्यक्ष के रूप में उपस्थित है, प्रधानमंत्री के रूप में उपस्थित है, उनकी भी वह बात करते हैं। जयप्रकाश नारायण जी आजादी के साथ ही भारतीय राजनीति को देख रहे हैं और राजनेताओं को भी देख रहे हैं। वह कहते हैं मित्रों, आज की स्थिति यह है, आज की स्थिति यह है कि देश परेशान है, देश व्याकुल है, कहीं भी कोई विकास नहीं हो रहा है, बेरोजगारों की भीड़ यत्र तत्र लगी हुई है, सरकार उस ओर ध्यान दे ही नहीं रही है, इसलिए इस सरकार का रहना आवश्यक नहीं है, सरकार का रहना आवश्यक नहीं है। जयप्रकाश नारायण जी के इस आंदोलन के बाद इंदिरा गांधी की सरकार रही भी नहीं, वह सरकार गिर गई। इस लेख में मैं देख रहा हूं कि जहां जहां भी वह संबोधन करते हैं तो नौजवान एवं नवयुवतियों को मित्र का संबोधन देते हैं। प्रारंभ में भी वह संघर्ष समिति के नौजवानों को मित्र कहकर ही संबोधित करते हैं। सही बात है कि संबंधों में मैत्री संबंध ही प्रगाढ़ संबंध होता है। कहा जाता है
की जो मित्र होते हैं वो भाई से भी बढ़कर होते हैं। इसलिए भी जयप्रकाश नारायण जी इस भाषण में जगह जगह मित्र शब्द का प्रयोग करते हैं। मित्र के विषय में हितोपदेश में कहा गया है, उत्सवे व्यसने चैवो दुर्भिक्षे राष्ट्र विपल्लवे। उत्सवे व्यसने चैवो दुर्भिक्षे राष्ट्र विपल्लवे राजद्वारे श्मशाने च यह तिष्ठति सो बांधवः। उत्सवे व्यसने चैव, उत्सव में या कोई बुरी लत लग गई तब, उत्सवे व्यसने चैव, दुर्भिक्ष अकाल पड़ गया तब, उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विपल्लवे, देश में विद्रोह हो गया तब, अथवा राजा के दरबार में या श्मशान घाट में जो खड़ा होता है वही मित्र होता है। स्पष्ट है कि संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण जी इस शब्द के अर्थ की गहराई को जानते हैं। इसीलिए वह गांधी मैदान के मंच पर सभी को मित्र कहकर संबोधित कर रहे हैं। जयप्रकाश नारायण जी का मित्र संबोधन भी लोगों के लिए आत्मिक शक्ति की तरह से ही लगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि संपूर्ण क्रांति आलेख के माध्यम से जयप्रकाश नारायण जी ने जिन मनोवैज्ञानिक तथ्यों को रखा है वह भी कारगर रहा। इसके साथ ही मैं आज के पाठ का अंत यही कर रहा हूं। आगे इसकी व्याख्या के संदर्भ में बातें होंगी। ओम शांति शांति।